हेलो एवरीवन। तो हम आज एच पी टेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उनको फुल डिटेल प्रोसेस में पढ़ेंगे या सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन रहता है, वाटर कैरिंग ए हैवी लोड प्लेसेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हिज हेड जस्ट टू। तो ऑप्शन ए रहता है रिड्यूस फोर्स ऑन हेड, रिड्यूस वेट ऑन हेड, रिड्यूस प्रेशर ऑन हेड और कैरी हैवी लोड। तो जब पॉटर एक अपने सिर के ऊपर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखता है, किस लिए? टू रिड्यूस प्रेशर ऑन हेड। तो प्रेशर क्या रहता है हमारे पास? प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो उसके जो एसआई यूनिट रहता है वो रहता है पास्कल। और ऑप्शन सी ही क्यों सही है? क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और इसके यूनिट रहते हैं न्यूटन। तो फोर्स का यहाँ पर कोई काम नहीं रहता है, मतलब जो सिर के ऊपर हैवी लोड लिया है उससे जो प्रेशर बन रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए वो अपने सिर के ऊपर राउंड शेप क्लॉथ का पीस रखता है। और सेकंड क्वेश्चन बोलता है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज सॉरी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है इसमें जो एक बॉडी होती है दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, मतलब सर्कुलर मोशन रहता है उसका। तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो तो कम लगती है, ठीक है, और क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया कम रहता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, इसमें जो कॉन्टैक्ट एरिया हो और जो फोर्स के एग्जर्शन एरिया हो थोड़ा ज़्यादा रहता है रोलिंग फ्रिक्शन से। और फिर बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में जैसे दो बॉडी हैं आपस में, तो जो एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर लगेगी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, और जिससे क्या होगा कि जो एग्जर्शन ऑफ फोर्स एरिया हो ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होगी, उसके बाद स्लाइडिंग में होगी और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन में होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल व्हेन लाउडनेस एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ डेसिबल इज, मतलब तो कितने डेसिबल के ऊपर जो है वो, या कितने डेसिबल तक जो नॉइस है वो फिजिकली, जो आवाज़ है वो फिजिकली पेनफुल बन जाती है। तो उसका जो ऑप्शन रहता है वो 85 डेसिबल रहता है। पर हम बात करें कि जो ह्यूमन हेयर की रेंज है सुनने की वो कितने से है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और अगर हम डेसिबल में बात करें रेंज की तो होती है 0 से 180 डेसिबल तक, और ओवर 85 डेसिबल इसको हार्मफुल कंसीडर किया जाता है। अब 47 नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क एट द फ्रिक्वेंसी। तो जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, और जो इनकी रेंज रहती है अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट की वर्किंग की, वो रहती है 20,000 हर्ट्ज टू सेवरल गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज। तो जो हमारे सोनियोग्राफिक स्कैनर जो वर्क करते हैं वो करते हैं 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 18 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के बीच में। अब पेंडुलम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम इन 4 सेकेंड, इट्स टाइम पीरियड इन सेकेंड एंड फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज इज रिस्पेक्टिवली। तो एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट करता है 40 टाइम इन 4 सेकेंड। तो अब हमें इसकी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो फ्रिक्वेंसी आ गई 40/4, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 10 हर्ट्ज। और जो
फ्रिक्वेंसी और टाइम है वो आपस में इंटररिलेटेड है, टाइम इक्वल टू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी। तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 1/10 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बोलता है रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना ऑफ शोइंग। तो रेनबो जो है नेचुरल फिनोमिना वो क्या शो करता है? तो रेनबो में हमें डिफरेंट कलर में तो 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो क्या वो रिफ्लेक्शन को शो करता है, या रिफ्रैक्शन को, या डिस्पर्सन को, या डाइफ्रैक्शन को? तो वो हमें डिस्पर्सन शो करता है। तो हमारे पास डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन होता है सेपरेशन ऑफ लाइट। और डिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, या टुवार्ड द नॉर्मल बैंड होती है। और डाइफ्रैक्शन में मतलब जब स्लाइट बैंड ऑफ लाइट एज इट पासिस अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से उसके एजेस से पास करती है तो स्लाइटली बेंड हो जाती है, उसको बोलते हैं हम डाइफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर बढ़ती है तो बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रेनबो क्या शो करता है हमें? डिस्पर्सन, सेपरेशन ऑफ लाइट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आई इज ड्यू टू। तो जो आई के अलग अलग कलर रहते हैं वो किसके कारण रहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन होते हैं पीपल, रेटिना, आइरिस और कॉर्निया। ये डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीपल का क्या काम होता है। पीपल कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी आँख के अंदर पास हो रही है, ठीक है। रेटिना इमेज फॉर्मेशन करता है। कॉर्निया प्रोटेक्ट करता है एंड एक्ट एज रिफ्लेक्टिव सरफेस फॉर द आई लेंस। और आइरिस ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। और इसी के कारण जो होता है वो डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आई होता है। तो हमारा ऑप्शन सी। A Braille system is most popular resource for lame person, cameraman, visually challenged person और swimmer। सॉरी, जो ब्रेल है वो एक जिनको दिखाई नहीं देता है वो उनके पढ़ने का एक मतलब एक मेथड है, या उनके लिए इक्विपमेंट बना है जिसके अकॉर्डिंग वो पढ़ते हैं। तो जो ब्रेल है वो डेवलप किया था लुइस ब्रेल ने, एक फ्रेंच मैन थे 1824 में। और ये विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द यूनिट ऑफ टाइम इन MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट रहते हैं MKS, CGS, FPS और SI। जो MKS होता है उसमें लेंथ के लिए होता है मीटर, मास के लिए होता है किलोग्राम, और सेकंड टाइम के लिए। और CGS में सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए। FPS में फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए। और SI स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए। तो क्वेश्चन रहता है यूनिट ऑफ टाइम इन MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में यूनिट ऑफ टाइम आ गया सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बियर, ओरियन, लियो मेजर आर द नेम्स ऑफ स्टार्स। ऑप्शन ए कॉन्स्टलेशन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कॉमेट और डी प्लैनेट। तो ग्रेट बियर, ओरियन, लियो मेजर ये सभी क्या है? कॉन्स्टलेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग लेंसेज वुड बी प्रेफर्ड टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के दो लेंस रहते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो हम
जो डिक्शनरी में छोटे अक्षर रहते हैं उनको पढ़ने के लिए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो पढ़ लेते हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, उनका पता कैसे लगता है कि कनकेव है या कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस मिडल से थिक होते हैं और एजेस से थिनर होते हैं। वहीं बात करें हम कनकेव लेंसेज की, जो मिडल से थिन रहते हैं और एजेस पे थिकर रहते हैं। और जो कन्वेक्स लेंस हैं वो मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को उनकी फोकल लेंथ के नज़दीक रखा जाता है। ठीक है, तो जब अब हमारे पास सेम ऑप्शन रहती है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जेंट लेंस होते हैं और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट लेंस होते हैं। तो कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी फोकल लेंथ के करीब होता है। तो ऑप्शन सी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसका हम उपयोग करते हैं डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो सिलेरी मसल, इसका ऑप्शन सिलेरी मसल चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो मतलब जो सिलेरी मसल क्या करता है, फोकल लेंथ ऑफ आई चेंज करता है। और बाकी रेटिना का काम करता है, ये इमेज फॉर्मेशन करता है, प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, और आइरिस करता है, इसकी वजह से हमारे जो प्यूपिल का साइज होता है उसको कंट्रोल करता है, और डिफरेंट कलर ऑफ आई ड्यू टू आइरिस। तो सिलेरी मसल कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। सॉरी, अब बात करते हैं, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इज। तो हमें अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास करंट दिया हुआ है, हमारे पास करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और टाइम कितना है 10 मिनट। 10 मिनट में हो गए 600 सेकेंड। और हमें पता है कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट इनटू टाइम। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आ गया 300 कूलम। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्टेज। तो हमें वर्क डन निकालना है। तो एक चार्ज को जो 2 कूलम का उसको हम 2 पॉइंट्स के बीच मूव कर रहे हैं, जिनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास 2 वोल्ट, क्यू आ गया हमारे पास 2 कूलम। और हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो इससे जो हमारे पास वर्क डन आ गया वो आ गया 4 जूल। बात करते हैं विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। तो हमारे पास ऑप्शन है मैग्नीज, निकोरम, कॉन्स्टेंटम। तो सबसे पहले बात करते हैं ये ऑप्शन की, कॉन्स्टेंटम, जो कि 55% कॉपर से बना होता है और 45% निकल से। ठीक है, जो बी ऑप्शन है मैग्नीनियम, वो 84% कॉपर, 12% मैग्नीज और 3.7% निकल। और निकल क्रोमियम एंड आयरन से बना होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा, एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, कॉपर, एलॉयज, नन ऑफ दीज। तो कॉपर एक मेटल है, एलॉयज होते हैं मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, टंगस्टन भी एक मेटल है। तो जो कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर मेड किसकी बनी होती है? एलॉयज की। एलॉयज की क्यों बनी होती है? क्योंकि इनका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है और हाई रजिस्टिविटी रहती है। और जो टंगस्टन है उसकी भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है और होता है 3422 सेंटीग्रेड। बात करते हैं 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ohm रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। तो हमें हीट दी गई है 100 जूल और जो रेजिस्टेंस है 4 ohm। तो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हीट क्या होती है? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई हो गया करंट, आर हो गया रेजिस्टेंस और टी हो गया टाइम। तो हीट हमारे पास दी है 100 जूल और टाइम हमारे पास 1 सेकेंड और जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम और करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एम्पियर इस फॉर्मूले में लगा के H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एम्पियर और ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आर और आई की वैल्यू डाल के हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 वोल्ट। तो सी ऑप्शन एक्यूरेट हो जाता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. The power of bulb is। तो हमें निकालना हुआ है पावर ऑफ बल्ब। तो हमारे पास वोल्टेज दी है और करंट दिया है। तो जैसे हमें पता है कि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो वैल्यूज पुट करके जो हमारे पास पावर की वैल्यू आ रही आती है 110 वाट। तो बल्ब की जो पावर है वो कितनी आ गई? 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर। जनरेटर ए ऑप्शन जनरेटर है, बी ऑप्शन डुलेनोमीटर है, सी ऑप्शन एम्पियर है और डी मोटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटर की। मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। डुलेनोमीटर स्मॉल चेंज इन करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स को मेजर करता है और एम्पियर मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ए ऑप्शन जनरेटर। जनरेटर का काम करता है इट कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल करंट। तो द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास अ ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर 4 सेकेंड वुड बी। सॉरी। तो ऑप्शन आते हैं हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली निकालनी है। तो इसमें हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम 4 सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है 4 सेकेंड के बाद। तो वी यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a एक्सेलरेशन और टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 4 सेकेंड है। तो जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फोर्स एक्टिंग on mass of 1 gram due to gravitational pull on earth is called
1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट इक्वल टू 1 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, सी 980 डाइन और नन ऑफ दिस। तो पहले तो इन सिंपल मतलब 1 ग्राम वेट की डेफिनेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं समझने के लिए। तो 1 ग्राम वेट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted by a body of mass 1 ग्राम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो 1 ग्राम वेट क्या हो गया, फॉर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो जो 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980 डाइन, और डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीरीज सिस्टम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980 डाइन। बात करते हैं ए बॉडी ऑफ ए वेट ऑफ बॉडी वुड नॉट बी जीरो, कि मतलब कोई बस बॉडी है उसका जो भार है वो कहाँ पे जीरो नहीं होगा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यूरिंग द फ्री फॉल और इंटरप्लेनेटरी स्पेस। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे बॉडी का मास जीरो होता है, ड्यूरिंग फ्री फॉल भी जीरो होता है क्योंकि कोई नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन पुल होता है, स्पेस में कोई ग्रेविटेशन नहीं होती है, तो वहाँ भी जो वेट है वो जीरो होता है। पर ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस वहाँ पे बॉडी का वेट होगा, वहाँ पे बॉडी का वेट जीरो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन किलोवाट, किलोग्राम, वेट, न्यूटन, डाइन और किलोग्राम पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा यूनिट में ऑफ फ्रिक्शन जो है वो न्यूटन रहता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट डाइन रहता है और किलोवाट ये ऑप्शन उनका एक्सप्रेशनल रिप्रेजेंटेशन है। इफ द डेंसिटी ऑफ ए ब्लॉक इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ ए ब्लॉक इज 980 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन वाटर, इट शैल सिंक, float completely immersed in water, none of the above। तो कोई भी चीज़ पानी में कब डूबेगी, जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से, और तैरेगी कब, जब उसकी डेंसिटी उससे कम होगी, और फ्लोट करेगी पर पानी के अंदर, तो उधर मैच करेगी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये ब्लॉक की इसकी डेंसिटी कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल इज। तो हमें मोमेंटम करना है बॉडी का पता। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ mv²। तो हमारे पास मास दिया है 100 ग्राम जो कि 0.1 किलोग्राम बन जाए चेंज करने, और वेलोसिटी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या आता है हमारे पास, mv फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमारे पास 0.1 इंटू 22 2 ग्राम मीटर पर सेकेंड जो हमारे पास मोमेंटम आता है बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटर स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेसिफिक
हीट क्या होती है? तो स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो मतलब स्पेसिफिक होती है कि उतना अमाउंट ऑफ हीट जिससे कि हम किसी भी एक ग्राम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ऊपर राइज कर सके। तो हमारे पास आयरन की रहती है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, वाटर की रहती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कॉपर की 0.385, मरकरी की 0.42। तो विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द ग्रेटर स्पेसिफिक हीट? तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन? द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए ऑप्शन हर्ट्ज, बी ऑप्शन साइकिल पर सेकेंड और सी 1/सेकेंड। तो ऐसा यूनिट जो रहते हैं फ्रिक्वेंसी के रहते हैं हर्ट्ज, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। और इसको CPS यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहेगा हमारे पास साइकिल पर सेकेंड, तो बी ऑप्शन भी है। और सी, तो जो हमें पता है कि जो फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड है वो इंटरलेटेड होते हैं, T = 1/f और F 1/s आ जाता है वहाँ से। तो 17th को, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव। तो हम फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड और 1/सेकेंड में मेजर कर सकते हैं। एन इको विल बी हर्ड इफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल इज, मतलब 1 मीटर, 10 मीटर, 70 मीटर और 90 मीटर। इको क्या होता है? इको होता है रेपिटेशन ऑफ साउंड। जैसे हम किसी ऊंची पहाड़ी पे चले जाते हैं और हम जोर से बोलते हैं तो हमें मतलब अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, या किसी बड़े हॉल में जाते हैं तभी हमें अपनी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन एक छोटे कमरे में होते हैं तो हमें इको ऑफ साउंड नहीं, मतलब अपनी आवाज़ बार बार नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि इको के लिए जो नेसेसरी कंडीशन रहती है वो जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड बॉडी सोर्स ऑफ साउंड होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 17 मीटर। Sieving mirror are convex, concave, plane और none of these। तो जो हमारे पास शेविंग मिरर रहते हैं वो कनकेव मिरर रहते हैं। अब कनकेव मिरर ही क्यों रहते हैं? क्योंकि जो कनकेव मिरर होते हैं वो मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं। मैग्नीफाइड मतलब उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, जो एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उससे थोड़ा बड़ा करके। और जो इरेक्ट इमेज होती है उसका मतलब होता है कि जैसी डायरेक्शन अप एंड डाउन डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट की रहेगी वही इमेज की रहती है। और लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, इफ द स्पीड ऑफ कार बिकम 3 times देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। ऑप्शन ए 3 टाइम, ऑप्शन बी 6 टाइम, ऑप्शन सी 9 टाइम और ऑप्शन डी 12 टाइम। तो हमें बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv²। और अगर हम वेलोसिटी को 3 गुना कर देते हैं तो v², 3 का स्क्वायर 9, तो जो स्पीड काइनेटिक एनर्जी है वो 3 गुना हो जाएगी एक्चुअल वेलोसिटी से। तो ये थे हमारे पास फिजिक्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस टेट एग्जाम्स में आए थे, जिनको आज हमने डिटेल सॉल्व किया। थैंक यू।